करके, सो ई का वैल्यू पुट करके हमने आई का वैल्यू निकाल लिया, इसको इंटीग्रेट करके डी आई बाई डी टी इजक्वल टू वी डी टी अपॉन एल। सो आई का वैल्यू हमारा आया, जब हमने वी का इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दिया जो कि वी एम साइन ओमेगा टी, तो आई का वैल्यू हमारे पास आया वी एम साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। तो जो कांस्टेंट वैल्यू हमने उसको बाहर निकाल दिया, और जो साइन ओमेगा टी है उसकी जगह हमने कॉस ओमेगा टी उसका वैल्यू रख दिया, इंटीग्रेशन करके उसका वैल्यू रख दिया। सो आई हमारे पास आया वी एम साइन ओमेगा वी एम, सो आई हमारे पास आया वी एम माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एल। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो जो ओमेगा एल है वो आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि रेजिस्टेंस होती है। तो एक रेजिस्टेंस जैसी वैल्यू है ओमेगा एल, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। सो रिएक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, जो कि जो करंट है उसके चेंज को अपोज करती है। जो रिएक्टेंस है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। इंडक्टर के लिए जो हमारा डिनोशन होता है, जो इंडक्टर के लिए जो हम डिनोट करते हैं रिएक्टेंस को, वो करते हैं एक्स बाय एल से। सो फर्दर इस इक्वेशन में जो हमने करंट वैल्यू आया आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अगर हमें इन दोनों टर्म्स के वोल्टेज और इन दोनों टर्म्स वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हमें फेज़ चेक करना है, तो हमें इन दोनों को पहले सेम एंगल में लाना होगा। उसके लिए जो हम एक कॉस माइनस ओमेगा टी है उसको साइन के टर्म में लिखते हैं। तो आई का वैल्यू हमारे पास आया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो अभी दोनों साइन हो चुके हैं, तो दोनों तो अभी दोनों करंट और वोल्टेज के जो एंगल्स हैं वो साइन में आ चुके हैं, तो हम इसका अब फेज़ डिफरेंस देखेंगे। सो वी का फेज़ था ओमेगा टी, और करंट का फेज़ था और आई का फेज़ था ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अगर हमने इन दोनों का फेज़ डिफरेंस निकाला तो वो हमारे पास आया माइनस पाई बाय 2। तो फॉर इंडक्टर सर्किट से ये कंक्लूजन निकलता है कि इंडक्टर सर्किट के लिए जो करंट है वो माइनस पाई बाय 2 एंगल पे रहता है वोल्टेज के साथ, या फिर हम कह सकते हैं अदर टर्म्स में कि जो आई है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है एक एंगल से जो कि है पाई बाय 2। तो इसी को हमने फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म में भी शो किया है। तो फॉर फेजर डायग्राम जो वाई एक्सिस है वो हमारा वोल्टेज है और एक्स एक्सिस जो है हमारा करंट है। तो ये विजिबल है कि इन दोनों के बीच में जो वो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है एक फेज डिफरेंस से जो कि है 90 डिग्री। और अगर वेव फॉर्म में देखें, इनिशियल जो पोजीशन है ज़ीरो, वहाँ पर ए वेव हम मान लेते हैं वोल्टेज और ये है करंट वेव। सो तो इनिशियली जो है हमारा वोल्टेज ज़ीरो है, लेकिन जो करंट है वो इस वेव में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस टाइम पीरियड पे या फिर इस एंगल पे। अभी करंट आया ही नहीं है सर्किट में। लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे जब हमारा वी जो है मैक्सिमम होता है, तो हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे जहाँ पे वी मैक्स है वहाँ पे जो करंट है वो ज़ीरो है, लेकिन वो ज़ीरो पोजीशन पे है, लेकिन एक तरीके से स्टार्ट हो गया टाइम में मूव करना। तो जैसे जैसे हम इस वेव को आगे देखें तो अगर हम फिर वी जो है वी मैक्सिमम से जब ज़ीरो पे जा रहा है, तो हम अगर करंट वेव को देखें तो यहाँ पे जो करंट है उसका वैल्यू मैक्सिमम है। जब वी ज़ीरो है तब करंट मैक्सिमम है, और जब वी मैक्सिमम है तब करंट ज़ीरो है। तो इस वेव में हम देख सकते हैं कि जो है एक करंट जो है इसको लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2 डिग्रीज, पाई बाय 2 रेडियंस। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा ये रिलेशन है कि हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा होता है। थर्ड टाइप का जो लोड होता है हमारा वो होता है प्योर कैपेसिटिव लोड। तो एक प्योर कैपेसिटिव लोड एक एसी सर्किट में किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स एसी, इस सीरीज सर्किट में जो करंट है वो जा रहा है स्मॉल आई, और यहाँ पे एक हमारे पास कैपेसिटर है वी का। सो वी का इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन 1 मान लिया। और सेम लाइक प्रीवियस वंस यहाँ पे भी हमने केवीएल से करंट का एक वैल्यू निकाला। तो यहाँ पे भी जब हमने केवीएल लगाया तो जो यहाँ पे भी जब हमने केवीएल लगाया तो जो सप्लाई वोल्टेज वी है वो माइनस अगर करेंगे जो कैपेसिटर के थ्रू जो वोल्टेज है, तो हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है
जिसको हमने वी सी से डिनोट किया है वो अब होता है क्यू अपॉन सी। तो हमने क्यू अपॉन सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो जो सप्लाई वोल्टेज अपॉन क्यू सी, क्यू अपॉन सी का हमने वैल्यू रखा तो हमारे पास जो क्यू है उसका वैल्यू सी वी आया। तो करंट का इक्वेशन किस तरीके से बनता है, जैसे कि हमें पता है कि जो करंट है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहीं पे हमने जो डी क्यू बाई डी टी है करंट का वैल्यू रखा और क्यू का जो हमारा वैल्यू आया उसको डी क्यू बाई डी टी में हमने करंट के लिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख कर इसको जो है डी टी से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा जो करंट का वैल्यू आया वो था सी इंटू वी मैक्स इनसाइड ब्रैकेट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जो करंट हमारा बना वो वी एम कॉस ओमेगा टी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये जो ओमेगा सी है इसको हमने रेसिप्रोकल करके अपॉन वी एम कर दिया। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना जहाँ पर जो करंट है वो इक्वल हुआ वी एम कॉस ओमेगा टी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो ओमेगा सी है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस जैसी वैल्यू है और ये रिएक्टेंस है एक कैपेसिटिव लोड की। रिएक्टेंस जस्ट लाइक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, या फिर हम कह सकते हैं करंट के चेंज को अपोज करता है जबकि। सो फर्दर इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है I का I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। तो इस कॉस को जैसे कि हमने इंडक्टिव लोड में किया था साइन के फॉर्म में लिखेंगे सो डैट कि हम इसको जो हमारा इक्वेशन है वी एम साइन ओमेगा टी इससे कंपेयर कर सकें इन फेज। सो जब हमने इसको कॉस ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा तो ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आ गया साइन ब्रैकेट 90 प्लस थीटा। सो तो जो हमारा आई का वैल्यू है वो है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो इक्वेशन को हमने सेम इक्वेशन को नाम दे दिया। सो सेम जो है ये इक्वेशन इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो वो होगा करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस वोल्टेज का फेज ओमेगा टी। हमने माइनस किया तो हमारा जो फेज डिफरेंस है वो प्लस पाई बाई 2 आया। तो इस फेज डिफरेंस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो आई है वो पॉजिटिव 90 डिग्री अहेड है वोल्टेज के, और हम कह सकते हैं कि जो करंट है स्मॉल आई वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। यहाँ पर एक फेजर डायग्राम है जिस पे वाई एक्सिस पर करंट आई है और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज स्मॉल वी है। तो जो देख सकते हैं जो करंट है वोल्टेज को 90 प्लस डिग्री जो है लीड कर रहा है। और हमने कुछ टर्म्स देखी जहाँ पे हमने एक टर्म देखी जो थी रिएक्टेंस, जो कि एक इंडक्टिव या फिर हम कह सकते हैं एक कैपेसिटिव लोड की प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करने की या करंट के चेंज को अपोज करने की। तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस हैज कंडक्टेंस, करंट को इजीली फ्लो कराने की प्रॉपर्टी, वैसे ही जो हमारा रिएक्टेंस है उसका भी एक अपोजिट होता है। जो कि हमारा रिएक्टेंस है वो एक्स से डिनोट होता है और उसका भी एक अपोजिट होता है जिसको हम कहते हैं ससेप्टेंस, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो इंडक्टिव लोड के लिए हम फॉर इंडक्टिव लोड हम जो ससेप्टेंस है उसको बी एल लिखते हैं और जो कैपेसिटिव लोड है उसके लिए हम ससेप्टेंस को बी सी से डिनोट करते हैं। सो एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ससेप्टेंस के, या फिर हम कह सकते हैं जो ससेप्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। सो ससेप्टेंस हमारी एक प्रॉपर्टी है किसी भी कैपेसिटिव या फिर हम कह सकते हैं इंडक्टिव लोड की, कि वो करंट के चेंज को कितना ईजिली कितना अलाउबल होगा कि जो करंट है वो बार बार चेंज हो सके, जैसे कि एक एसी सर्किट में होता है।